पढ़ेंगे हम लोग आवेश। यहाँ दिखाई दे रहा होगा। का इतिहास। आवेशों का इतिहास कि आवेश शब्द जो आज हम लोग प्रयोग करते हैं, क्या ये शब्द पहले से था या कुछ समय बाद इजाद हुआ है, कैसे ये हुआ है, ये हमें सीखना है। जो हिस्ट्री ऑफ चार्ज है, हिस्ट्री ऑफ चार्ज, इसमें इतिहास में अगर देखा जाए तो 600 BC में सबसे पहले व्यक्ति जो थे उनका नाम था थेल्स। 600 BC में उन्होंने कहा था कि अंबर से अगर रेशम को रगड़ा जाए तो अंबर के अंदर कोई ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण वह छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। तो ये श्रेय जाता है थेल्स को कि थेल्स ने ऐसा किया था। तो थेल्स पहले व्यक्ति थे। थेल्स को आपने सुना होगा, ये महान गणितज्ञ थे यस, थेल्स परमेय। ये 600 BC की बात है, ईसा से 600 साल पहले की। और इन्होंने कहा था कि अंबर को अगर रेशम से रब किया जाए, रगड़ा जाए, तो इस पे एक विशिष्ट गुण उत्पन्न हो जाता है और उसी गुण को आज हम आवेश कहते हैं। लेकिन उस समय आवेश शब्द नहीं था, सिर्फ इतना मानते थे कि ये है। उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक हुए, जैसे क्वांस है, जोसेफ है, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन इसके बाद एक व्यक्ति का नाम हमें जो ज़्यादा पढ़ना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए, वो है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ने 17वीं शताब्दी में ये बताया कि जो अंबर है, अंबर केवल अंबर और रेशम ही नहीं, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिनमें ये गुण पाया जाता है। घर्षण के कारण वो एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, ऐसा फ्रैंकलिन ने बताया था। और इनका अंबर जो शब्द है और जो ग्लास था, इस अंबर को इन्होंने आगे चलकर कहा निगेटिव चार्ज, और ग्लास को इन्होंने किया पॉजिटिव। तो जो अंबर के ऊपर गुण उत्पन्न हुआ उसे निगेटिव कह दिया गया और जो ग्लास के ऊपर उत्पन्न हुआ उसे पॉजिटिव कह दिया गया। इस तरीके से आवेशों का नामकरण यहाँ से आरंभ हो गया। इस व्यक्ति ने एक और एक्सपेरिमेंट किया था, वो पतंग उड़ाने वाला। ये आसमान में जो बिजली चमकती है ना, उस बिजली को ये चाहते थे कि हम पतंग अगर उड़ाएं और चालक पदार्थ कोई हो जो उससे पतंग वधी हो, तो आकाश की जो बिजली चमकती है पृथ्वी पर आ सकती है। उड़ाने का प्रयत्न करते थे, इसलिए जब भी बिजली चमकती थी ये पतंग उड़ाना शुरू कर देते थे। लेकिन बहुत सिक्योरिटी के साथ जानकारी थी, वैज्ञानिक थे, ऐसा थोड़ी ना कि बस बिजली हाथ में उतार लेंगे, तो व्यवस्था करके ये रखते थे। इस तरीके से ये फ्रैंकलिन का अपना विचार है। और समय बीता और भी बहुत बड़े बड़े व्यक्ति आए, उसमें से एक व्यक्ति आए जिनका नाम था मिल्टन। यस, और मिल्टन से पहले जिनके नाम की चर्चा करनी चाहिए वो व्यक्ति हैं जे थॉमसन, जिन्हें हम टॉमसन कहते हैं। तो जे थॉमसन का नाम तो सुना ही होगा। परमाणु का टॉमसन मॉडल दिया था इन्होंने, जिसे खरबूजा मॉडल भी कहते हैं, वो रिजेक्ट कर दिया गया था। इस व्यक्ति ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की खोज, छोटे कणों में इलेक्ट्रॉन की खोज की। और इलेक्ट्रॉन की खोज करने से जो ये अंबर वाला नेचर था, यानी निगेटिव बिहेवियर, वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ दिया गया। बाद में रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी, प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन की खोज करने का श्रेय किसे जाता है, रदरफोर्ड को।
प्रोटॉन की खोज हुई, रदरफोर्ड ने किया, और इसके ऊपर जो गुण आया उसे ग्लास के बिहेवियर से जोड़ दिया गया और इसे कहा गया पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन के लिए जो आवेश होता है वो पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन के लिए जो आवेश होता है वो निगेटिव। याद रखना, प्रकृति में पॉजिटिव निगेटिव जैसी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ आवेश जैसी चीज़ है। लेकिन अध्ययन की दृष्टि से सुविधा के लिए ये पॉजिटिव और निगेटिव मान लिया गया है, नहीं तो आवेश आवेश होता है, ये ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। ये एक अजम्पशन है, मानी गई बातें हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। इसके बाद बात आती है मिल्कन की। मिल्कन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे कहा जाता है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तेल की बूंदों पर इसने प्रयोग किया था। और तेल की बूंदों का प्रयोग करके इस व्यक्ति ने कौन सा महान तथ्य ढूंढा था जानते हो? इलेक्ट्रॉन की खोज तो जे थॉमसन ने कर दी, और इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर अंबर के जैसा अर्थात निगेटिव माना गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है ये किसी को नहीं पता था। तो जैसे E/m होता है, इसे कहते हैं स्पेसिफिक मास, विशिष्ट द्रव्यमान कहा जाता है, विशिष्ट द्रव्यमान। इस विशिष्ट द्रव्यमान की सहायता से मिल्कन ने ज्ञात किया कि इसकी वैल्यू 1.602 गुणे 10 की घात ऋण 19 होती है। ठीक है, 1.60 गुणे 10 की घात ऋण 19 होती है। ये मान किसने ज्ञात किया था? मिल्कन ने ज्ञात किया था, और वो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ज्ञात किया था। फ्रैंकलिन ने बहुत मेहनत किया था, इसीलिए CGS पद्धति में, CGS सिस्टम जो होता है उसमें आवेश का एक मात्रक फ्रैंकलिन भी है। किसका मात्रक भाई? CGS पद्धति में आवेश का जो मात्रक है उसे क्या कहा जाता है? फ्रैंकलिन। और एक फ्रैंकलिन एक स्टैटिक कूलाम आवेश के बराबर होता है। एक स्टैटिक कूलाम आवेश के क्या होता है? बराबर। एक फ्रैंकलिन एक स्टैटिक कूलाम आवेश के बराबर होता है। तो ये एक छोटा सा हिस्ट्री है। उसके बाद देखते हैं मिल्कन के एक्सपेरिमेंट के बाद फिर और धीरे धीरे नए नए कॉन्सेप्ट आने शुरू हुए। उसके बाद एम्पियर आया। एम्पियर ने कहा कि आवेश गति करे तो धारा उत्पन्न होती है, विद्युत धारा का प्रभाव उसने बताया। तो एम्पियर है और ढेर सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने तथ्य दिया था। इसके बाद में मिल्कन के बाद हम लोगों को जो आवेश से संबंधित सीखना है वो ये है कि आज तक अगर हम देखें तो 600 BC से लेकर के आज तक टोटल जहां हम हैं कुल 2600 वर्षों का इतिहास है। कितने वर्षों का? 2600 वर्ष बीत गए हैं। और आज हम इलेक्ट्रिसिटी को जितना समझते हैं, आवेश को जितना समझते हैं, वो आज तक मिला के कुल 2600 वर्षों का इतिहास है। इसके बाद और कई सिद्धांत हैं, जैसे आवेश की परिभाषा क्या लिखोगे, आवेश क्या है? तो हिस्ट्री है कि इन लोगों ने शुरू किया, ऐसे करते करते गए। उसके बाद एक व्यक्ति आया जिसका नाम था कूलाम, और कूलाम ने आवेश के गुणों की और ज़्यादा व्याख्या की। उसने फार्मूले भी बताए कि किस तरीके से आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। तो कूलाम के बारे में और आगे हम पढ़ेंगे, पहले इतना नोट कर लो तब बताते हैं आपको थोड़ा सा। देखो, तो अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा आवेशों के गुणों की चर्चा करेंगे। निगेटिव और निगेटिव अगर एक साथ हो तो कैसा व्यवहार शो करेंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव पॉजिटिव का क्या बिहेवियर होता है? निगेटिव चार्ज किसके लिए था? अंबर। तो और पॉजिटिव जो था वो किसके लिए? ग्लास। ग्लास का जो चार्ज था उसे पॉजिटिव माना गया था, और अंबर का जो था वो निगेटिव। अब अगर अंबर के ऐसे 2 टुकड़े लिए जाए और उसको रेशम से रगड़ कर पास में रख दिया जाए, डोरी से बांध के लटका दिया जाए, तो होता ये है
कि ये अंबर के दोनों टुकड़े जो एक दूसरे के पास थे, रगड़ने के बाद ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, दूर हट जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण का लगेगा। यानी इस अंबर के दोनों टुकड़ों के बीच जो बल लग रहा है वो प्रतिकर्षण का है और ये दोनों टुकड़े दूर हो जाते हैं। ठीक ऐसे ग्लास के दो टुकड़ों को घर्षण करके एक दूसरे के समीप लाया गया, तो यहाँ भी देखा गया कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? दूर हटा रहे हैं। तो यहाँ भी प्रतिकर्षण का बल हुआ, रिपेलिंग हुआ। और एक निगेटिव अर्थात अंबर का एक टुकड़ा लिया गया और एक ग्लास का, और जब इनको पास में रखा गया घर्षण के बाद, तो ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ गए। इसका मतलब है कि इनके बीच में क्या हुआ? आकर्षण, अट्रैक्शन फोर्स। इन दोनों के बीच में आकर्षण और इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है। यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर सिमिलर चार्ज है, कैसे चार्ज है? सिमिलर यानी एक समान प्रकृति वाले। तो अगर एक समान प्रकृति वाले आवेश हैं तो इनके बीच में हमेशा क्या होगा? प्रतिकर्षण। अगर एक समान प्रकृति वाले आवेश होंगे तो इनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। और अगर अपोजिट नेचर वाले होंगे, अपोजिट चार्ज यानी एक दूसरे के विपरीत प्रकृति वाले होंगे, तो इनके बीच में क्या होगा? आकर्षण। तो समान प्रकृति चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो, ये हमेशा क्या करता है? प्रतिकर्षण। और अगर विपरीत प्रकृति वाले होंगे तो इनके बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। ये बात स्पष्ट है। तो यहाँ पर हमने सीखा कि आवेश बल भी लगाता है, ठीक है। वह बल आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। अब ये जो बल लगता है वो कितना होता है, ये बात बताया था कूलाम ने। तो कूलाम का नियम हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आवेश के कुछ और गुणों को पढ़ते हैं। जैसे कि एक गुण है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। ये सिद्धांत क्या कहता है, इसकी परिभाषा लिख लीजिए। आवेश का क्वांटीकरण हेडिंग लगाइए, लिखिए। प्रकृति में पाया जाने वाला आवेश, प्रकृति में पाया जाने वाला आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, लिख लिए। अर्थात देखो, इलेक्ट्रॉन के लिए तो हमने बताया था कि मिल्कन ने ज्ञात किया था कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये बात किसने बताया था? मिल्कन ने। और ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। अगर हम कहें कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो एक कूलाम में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो है 6.25 × 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन एक कूलाम आवेश में होते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश होता है। ये सबसे छोटा चार्ज है।
इसलिए इसे फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज। या हम कहते हैं कि ये मौलिक आवेश है, सबसे छोटा आवेश जो संभव है, जिसकी स्थिरता है, वह है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इसे कहते हैं फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश। तो मूल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश को कहते हैं, जो कि अस्थाई होता है, पाया जाता है। और एक कूलाम में ऐसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18 होती है। अब ये जो क्वांटीकरण का सिद्धांत है, ये कहता है कि प्रकृति में जितना भी आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। इसका क्या मतलब है कि किसी भी, जैसे ये पेन है, अब पेन को अगर ऐसे हेयर से रब किया जाए, घर्षण किया जाए, तो इस पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा, वो स्थिर होगा, स्टैटिक होगा, क्योंकि ये कंडक्टर है नहीं, इंसुलेटर है, तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो स्टैटिक होगा। ये स्टैटिक चार्ज जो यहाँ उत्पन्न हुआ वह कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में, चाहे 1 कूलाम, चाहे 10 कूलाम, चाहे 20 कूलाम होगा, लेकिन होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के पूर्ण गुणज। अर्थात या तो ये 1e होगा, या 2e होगा, या 3e होगा, ऐसे ही होगा। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। प्रकृति के अनुसार अगर अम्बर है, इस प्रकार का कोई पदार्थ है, तो नेगेटिव होगा, ग्लास के नेचर वाला है तो पॉजिटिव होगा। ये हो गया। तो आवेश जो होगा वो इलेक्ट्रॉनों के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। अब अगर हम ऐसे 1e 2e 3e डॉट डॉट लिखते जाएं तो लास्ट में क्या लिख सकते हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ n क्या है, n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और e इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो कोई भी आवेश जो प्रकृति में किसी भी वस्तु पर स्थिर रूप में हमें प्राप्त होगा या गतिक रूप से जो विद्यमान होगा, वह आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा, अर्थात Q बराबर n e। ठीक है। और n क्या है, n बराबर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। क्वांटीकरण के सिद्धांत से एक बात यह स्पष्ट होता है कि देखो, प्रकृति का कोई भी आवेश 1/2e 3/2e 6/5 इस प्रकार का नहीं होगा। कभी भी जो प्रकृति में पाया जाने वाला आवेश है, जिसका स्थायित्व है, वह आवेश 1/2e 3/2e 6/5 ही नहीं होगा। ये है क्वांटीकरण का सिद्धांत। होगा तो 1e 2e और 3 ही होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा होता ही नहीं है। जो फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पे नहीं है। जब क्वार्क्स की बात आएगी, छोटे छोटे कणों की, तो क्वार्क्स के लिए ये होता है। क्वार्क्स के लिए क्या है, ये वैलिड है। जिसमें हम क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं, उसमें बहुत टेनी पार्टिकल्स क्वार्क्स होते हैं, उनके अंदर यानी प्रोटॉनों को तोड़ो, उसके अंदर जो मतलब नाभिक तोड़ते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलते हैं, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम क्वार्क्स कहते हैं। और वो क्वार्क्स पर जो आवेश होता है वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, इस तरीके का भी हो सकता है। लेकिन जो क्वार्क्स के ऊपर आवेश होता है उसका अस्थायी तो नहीं होता है। ठीक है, उत्पन्न होता है और बहुत कम समय में, यानी सेकंड के 1000वें हिस्से से भी कम समय में समाप्त भी हो जाता है। तो ये अस्थायित्व तो इस आवेश का नहीं है, इसलिए क्वांटीकरण में इसे कंसीडर नहीं किया जाता। क्वांटीकरण में इसी को ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसका क्या है, अस्थायित्व तो है, स्टेबल चार्ज है। ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखो, जो Q बराबर यानी है, यहाँ से कई चीज़ें हम याद कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद करनी हो तो n बराबर Q/E लिख करके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी याद कर सकते हो। तो अगर हम 1 कूलाम आवेश लें और उस 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन है ये ज्ञात करना चाहें, तो 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग कर देंगे तो हमको प्राप्त होगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या ये बात समझ में आई? नोट किया जाए। देखो, अब पढ़ेंगे आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ये भी एक महत्वपूर्ण गुण है आवेश का, जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश का केवल स्थानांतरण हो सकता है। ठीक है, तो आवेश का स्थानांतरण हो सकता है, आवेश ना उत्पन्न किया जा सकता और ना ही
नष्ट किया जा सकता है। आई बात समझ में? लिख लो। इस सिद्धांत के अनुसार आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल स्थानांतरण होता है। इसका केवल स्थानांतरण होता है। इसका केवल स्थानांतरण होता है। ऐसे मान लेते हैं कि ग्लास है और रेशम है, ठीक है। ग्लास और रेशम है, तो ग्लास की एक राड हमने लिया ऐसे, और ग्लास की इस राड को रेशम के कपड़े से क्या किया गया? रगड़ा गया, घर्षण किया गया। घर्षण करने से ये आवेशित होगा। अब देखो, जो ये कपड़ा है इस ग्लास के साथ घर्षण करने पर दोनों क्या हो जाएंगे? आवेशित। तो हुआ क्या? ग्लास पर कैसा आवेश उत्पन्न होगा भाई? पॉजिटिव, ये तो माना हुआ है। रेशम पर कैसा बनेगा? निगेटिव। लेकिन इन दोनों के घर्षण के कारण क्या हुआ? कुछ गुणों का स्थानांतरण हुआ है। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो आवेश है इनकी संख्या है 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर, और जो रेशम पर आवेश होगा वो भी कितना होगा? 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर। यहाँ पॉजिटिव और यहाँ क्या होगा? पहले जब इनको रगड़ा नहीं गया था, घर्षण से पहले इन पर नेट आवेश क्या था? नेट चार्ज था 0। ना ये आवेशित था ना रेशम आवेशित था। जब कोई आवेशित नहीं था तो अपरिणामी आवेश क्या होगा? 0 होगा। ठीक घर्षण के बाद दोनों पर आवेश उत्पन्न हुआ। हमने देखा कि ग्लास पर +10 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश आया और रेशम पर 10 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आया, लेकिन ये ऋणात्मक है। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ो तो क्या मिलेगा? +10 - 10 बराबर 0, 0 ही तो प्राप्त हुआ। तो जितना आवेश पहले था उतना आवेश अब भी है। आवेश ना तो उत्पन्न हुआ और ना ही नष्ट हुआ। सिर्फ हुआ क्या कि कुछ गुण रेशम के ग्लास पर चले गए और कुछ ग्लास से रेशम पर चले गए। जिन कणों का स्थानांतरण होता है उन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से रेशम पर ग्लास से कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए और यहाँ स्थान खाली हो गया, तो वो पॉजिटिव बन गया और ये निगेटिव बन गया। यहाँ तक बात स्पष्ट है। तो ये है आवेश संरक्षण का सिद्धांत कि आवेश ना उत्पन्न होता और ना ही नष्ट होता है, केवल इसका स्थानांतरण होता है। बात समझ में आ गई? नोट भी कर चुके हैं। तो अब पढ़ेंगे हम आवेश की परिभाषा। देखो, जितने तथ्य मैंने बताए आपको अभी तक, उन सभी तथ्यों में निष्कर्ष निकाला गया, लेकिन बाद में आवेश को परिभाषित करने का प्रयास किया गया कि एक परिसीमा में इसको बांधा जाए। तो परिभाषित करते समय बहुत सारे विचार आए, परंतु जो एक्सेप्टेड है वो ये है कि जो द्रव्यमान होते हैं उन द्रव्यमानों का ही ये क्या है? एक विशिष्ट गुण है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, उन्हीं द्रव्यमानों के साथ जुड़ी हुई चीज़ है। तो आवेश की जो परिभाषा दी जाती है वो ऐसे दी जाती है: चार्ज इज एन एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ मास। चार्ज इज एन एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ मास। आवेश द्रव्यमान का एक संलग्न गुण होता है। और एक लाइन आप लिखिएगा, विदाउट मास चार्ज इज नॉट पॉसिबल। तो आवेश किसी द्रव्यमान का एक संलग्न गुण होता है और आवेश द्रव्यमानहीन हो ही नहीं सकता। आवेश सदैव द्रव्यमान के साथ होता है।
ये ध्यान में रखेंगे। चार्ज इज एन एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ मास, विदाउट मास चार्ज इज नॉट पॉसिबल। तो आवेश की क्या परिभाषा बताओगे? कोई बहुत ज़्यादा अलग परिभाषा नहीं, सीधी सी बात है कि आवेश द्रव्यमान का ही एक गुण होता है और आवेश कभी द्रव्यमानहीन नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर हम एक द्रव्यमान लेते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ले, तो इलेक्ट्रॉन का अपना एक निश्चित द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.127 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। ये द्रव्यमान है। इस द्रव्यमान के अतिरिक्त भी इसके ऊपर जो कुछ गुण है जो बलों को प्रभावित कर सकता है, उस एडिशनल प्रॉपर्टी को ही क्या कहेंगे हम? चार्ज। एडिशनल क्वालिटी, जो इसके साथ एक अतिरिक्त क्वालिटी जुड़ी हुई है, उसी को क्या कहते हैं? चार्ज। और ये एडिशनल प्रॉपर्टी हर द्रव्यमान के अंदर होती है, उत्पन्न कर सकते हैं, बट उसके लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा, एक्सटर्नल आपको प्रोसेस करने पड़ेगा, जैसे घर्षण द्वारा, इंडक्शन द्वारा या इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, किसी भी तरीके से हम इसको ये गुण दे सकते हैं। तो ये आप चित्र बना लीजिए और नोट कर लीजिए और ध्यान में रखिएगा कि आवेश की परिभाषा कोई विशिष्ट नहीं, सीधी बात है कि ये एक अतिरिक्त गुण है द्रव्यमान का, और जो ये अतिरिक्त गुण है द्रव्यमान का, इस कारण से ये द्रव्यमानहीन कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए फोटान क्या होते हैं? जो फोटान्स होते हैं, आप पढ़ोगे तो फोटान्स, इन्हें क्वांटा कहा जाता है, और ये मास लेस होते हैं, और मास लेस होने के कारण इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। इसलिए सूर्य से पृथ्वी पर आवेश का प्रवाह नहीं होता है। तो ये टॉपिक पढ़ेंगे, आवेश स्थानांतरण के साथ द्रव्यमान का स्थानांतरण। अभी हमने बताया कि जो आवेश है वो द्रव्यमान का एक विशिष्ट गुण होता है और आवेश द्रव्यमानहीन नहीं हो सकता, ये सदैव द्रव्यमान के साथ ही रहता है, ये द्रव्यमान का ही विशिष्ट गुण होता है। ठीक है, अब अगर आवेश के साथ द्रव्यमान जुड़ा हुआ है तो जब आवेश का स्थानांतरण होगा तो उसके साथ द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होगा। यानी अगर एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आवेश स्थानांतरित हुआ तो उन वस्तुओं के बीच में द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो आवेश स्थानांतरण के साथ साथ द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है, ये आवेश का एक विशिष्ट गुण होता है, याद रखिएगा। अब इस पर एक न्यूमेरिकल करके दिखाते हैं कि मान लेते हैं कि एक पदार्थ पर 5 कूलाम का ऋण आवेश है। ऋण आवेश है। ज्ञात कीजिए इस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। पहला क्वेश्चन। दूसरा, इस क्रिया में स्थानांतरित द्रव्यमान की मात्रा, इस क्रिया में स्थानांतरित द्रव्यमान की मात्रा। तो पहले तो दिया कि कोई पदार्थ है उस पर 5 कूलाम का ऋण आवेश है, तो आप बताओ कि फर्स्ट क्वेश्चन में कि इस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है या अधिकता है। ठीक है, और दूसरा क्या हमको बताना है कि जो स्थानांतरित द्रव्यमान की मात्रा कितनी, क्योंकि अभी आपको बताया कि अगर आवेश स्थानांतरित होगा तो द्रव्यमान भी स्थानांतरित होगा। तो 2 क्वेश्चन है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, जहाँ कहीं भी नेगेटिव चार्ज होता है, कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज हो तो इसका मतलब है कि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन इस पर आया है।
किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ पर आया है तभी यह ऋण आवेशित हुआ है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं वहीं पर हमेशा ऋण आवेश होता है। जैसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17, लेकिन क्लोरीन के ऊपर एक ऋण आवेश लगा दे तो कितना बन जाएगा 18। क्यों? क्योंकि इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण कर लिया है। तो ये ध्यान में रखना, जहाँ निगेटिव चार्ज होता है वहाँ इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता होती है, और जहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी। क्योंकि जहाँ पॉजिटिव होता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल चुके होते हैं और वहाँ जाते हैं जहाँ ऋणावेश हुआ। तो जहाँ ऋणावेश वहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता, जहाँ धनावेश वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इलेक्ट्रॉन का तो स्थानांतरण हुआ। अब इसके बाद हमें बताना है कि इस स्थानांतरण में कितना द्रव्यमान ट्रांसफ़र हुआ। तो कितना कूलम आवेश ट्रांसफ़र हुआ है भाई, 5 कूलम। अब अगर ज्ञात करना है हमें कि कितना द्रव्यमान ट्रांसफ़र हुआ तो उसके लिए ध्यान देना, यहाँ लिख दे रहे हैं। हमने पता है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने बताया था 6.25 × 10⁻18। ये 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने कूलम का ट्रांसफ़र हुआ, 5 कूलम। तो 5 कूलम में कितने होंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका 5 गुना हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी 5 × 25 का 5, 5 दूनी 10, 2 12, 5 × 30 और 1 31, 31.25 × 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए। और 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 9.127 × 10⁻31 किलोग्राम। तो देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल इतनी आई। 5 कूलम आवेश स्थानांतरित होने का तात्पर्य है कि 31.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए। और जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए उन इलेक्ट्रॉनों की ही संख्या के अनुसार द्रव्यमान ट्रांसफ़र हुआ। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है तो कुल इतने द्रव्यमानों के लिए कितना द्रव्यमान ट्रांसफ़र हुआ। तो स्थानांतरित आवेश जो होगा, स्थानांतरित आवेश वह हो जाएगा 31.25 × 10⁻18 और × 9.127